हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभापति महोदया जी, भाग्यवादी होना भारतीय किसान की सबसे बड़ी ताकत विडंबना है। वह कृषि के उत्पादन और उसकी बर्बादी को अपनी भाग्य और दुर्भाग्य की रेखा मानकर निराश हो जाता है। वह भाग्य के सहारे अकर्मण्य होकर बैठ जाता है। वह कभी भी नहीं सोचता कि कृषि कर्म क्षेत्र है जहाँ केवल कर्म ही साथ देता है, भाग्य नहीं। वह तो केवल यही मानकर चलता है कि कृषि कर्म तो उसने कर दिया है, अब उत्पादन होना न होना तो विधाता के वश की बात है, उसके वश की बात नहीं है। इसलिए सूखा पड़ने पर, पाला मारने पर या ओले पड़ने पर वह चुपचाप ईश्वराधीन का पाठ पढ़ता है। इसके बाद तत्काल उसे क्या करना चाहिए या इससे पहले किस तरह से बचाव या निगरानी करनी चाहिए थी, इसके विषय में प्राय भाग्यवादी बनकर वह निश्चिंत बना रहता है। रूढ़िवादी और परंपरावादी होना भारतीय किसान के स्वभाव की मूल विशेषताएं हैं। यह शताब्दी से चली आ रही कृषि का उपकरण या यंत्र है। इसको अपनाते रहना उसकी वह रूढ़िवादिता नहीं है तो और क्या है। इसी अर्थ में भारतीय किसान परंपरावादी दृष्टिकोण का पोषक और पालक है, जिसे हम देखते ही समझ लेते हैं। आधुनिक कृषि के विभिन्न साधनों और आवश्यकताओं को विज्ञान की इस धमा चौकड़ी प्रधान युग में भी न समझना या अपनाना भारतीय किसान की परंपरावादी दृष्टिकोण का ही प्रमाण है। इस प्रकार भारतीय किसान एक सीमित और परंपरावादी सिद्धांतों को अपनाने वाला प्राणी है। अंधविश्वासी होना भी भारतीय किसान के चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता है। अंधविश्वासी होने के कारण भारतीय किसान विभिन्न प्रकार की सामाजिक विषमताओं में उलझा रहता है। इस प्रकार भारतीय किसान भाग्यवादी, संकीर्ण, परंपरावादी, अज्ञानता, अंधविश्वासी आदि होने के कारण दुखी और चिंतित रहता है। फिर भी वह कर्मठ और सत्यता की मूर्ति है। अनेक विश्वविद्यालयों में अपने संवादों के दौरान मैंने विद्यार्थियों से आग्रह किया है कि वे साल में 4 या 5 दिन किसी गांव में बिताएं। USR यानी यूनिवर्सिटीज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में किए जाने वाले इस प्रयास से विद्यार्थियों में अपने देश की वास्तविकताओं के बारे में जानकारी बढ़ेगी। उन्हें सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों से जुड़ने और उनमें भाग लेने का अवसर मिलेगा तथा वे ऐसे कार्यक्रमों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। इस पहल से विद्यार्थियों को भी लाभ होगा और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों को भी मदद मिलेगी। इससे हमारी आज़ादी के संघर्ष जैसा जोश फिर से पैदा होगा और हर नागरिक को राष्ट्र निर्माण से जुड़ने की प्रेरणा मिलेगी। स्वागत अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने अपने भाषण के आरंभ में कहा, अब पूरे विश्व में और हमारे अपने देश में परिवर्तन की गति पहले से कहीं ज़्यादा तेज है। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।
अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वे प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक कारणों से प्रेरित हैं, लेकिन गत वर्ष हमारे लोगों को ऐसा प्रतीत होने लगा कि भारत में परिवर्तन की लहर कुछ दिशाओं में धीमी हो रही है। इसी कारण से बहुतेरे लोगों के मन में अशांत और क्षोभ पैदा हुआ, विशेषतः नौजवान पीढ़ी के अंदर। अब हम फिर ऐसी स्थिति में हैं कि आगे बढ़ सके ऐसा कुछ नहीं कहा जाना चाहिए जो हमारे लोगों की अग्रगति को रोके, जो उनके मानस में संदेह के बीज बोएं या उन्हें उनके निश्चित मार्ग से विचलित करें। कभी कभी गलतियां भी हो जाती है। सभाध्यक्ष महोदय, एकजुट होकर हम भारत के लोग अपने देश के हर नागरिक की मदद कर सकते हैं। एकजुट होकर हम अपने वनों और प्राकृतिक धरोहरों का संरक्षण कर सकते हैं। हम अपने ग्रामीण और शहरी पर्यावास को नया जीवन दे सकते हैं। हम सब गरीबी, अशिक्षा और असमानता को दूर कर सकते हैं। हम सब मिलकर ये सभी काम कर सकते हैं और हमें यह करना ही है। यद्यपि इसमें सरकार की प्रमुख भूमिका होती है, परंतु एकमात्र भूमिका नहीं। आइए हम अपने प्रयासों को आगे बढ़ने के लिए सरकार के कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पूरा उपयोग करें। आइए देश के काम को अपना काम समझे। यही सोच हमें प्रेरणा देगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको और आपके परिवारों के सदस्यों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक बधाई और आप सबके स्वर्णिम भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सभाध्यक्ष महोदया, अत्यधिक गरीबी, अज्ञानता व भाग्यवादी दृष्टिकोण के कारण व्यक्ति भविष्य के प्रति आशान्वित नहीं होता है, फलतः बच्चों के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दे पाते हैं। बाल श्रमिकों की समस्या निरंतर बढ़ती जाती है। बाल श्रमिकों की समस्या के बढ़ने का सीधा तात्पर्य है कि हम अपने देश के भविष्य को अंधकार में कर रहे हैं। समाज में किसी भी वर्ग का शोषण होता है तो वह राष्ट्रीय एकता, अखंडता व शांति के लिए चुनौती बन जाता है। बाल श्रमिकों के शोषण पर यथासंभव प्रभावी नियंत्रण नहीं लगेगा तो इस शोषण का कुप्रभाव शांत क्षेत्रों को अशांत करने में होगा, जिसके लिए पूर्ण रूपेण हम स्वयं जिम्मेदार होंगे। लंबे समय तक शोषण कोई सहन नहीं कर सकता। उसका परिणाम यह होता है कि मरता क्या नहीं करता। यह हमारी भावी चुनौतियां हैं। हिंदी का विरोध अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोग तो करते हैं जिन्हें हिंदी उतनी अच्छी तरह से नहीं आती। यह जरूरी नहीं है। उसका विरोध तो हिंदी भाषी क्षेत्र के ऐसे लोग जो अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेजियत के साथ जुड़े हुए हैं अधिक खुलकर कर सकते हैं। दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, जयपुर जैसे हिंदी भाषी नगरों में अभी अनेक ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हिंदी की क्षमता पर अंगुली उठाते रहते हैं। हिंदी में इतना सब कुछ हो जाने पर भी उनके अनुसार न तो पर्याप्त शब्दावली है, न वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों से संबंधित भावों की अभिव्यक्ति की क्षमता है। ऐसे लोग जहाँ कहीं भी और जब भी हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की बात आती है, वहीं उसे दबा देने का अवसर नहीं छोड़ते।
उसकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं। वे किसी भी स्थिति में हिंदी को उसका वास्तविक स्थान दिलवाने के लिए स्वयं को तैयार नहीं कर पाते। तमिलनाडु के हिंदी विरोध से तो सभी परिचित हैं। सभापति महोदया, यह भारतीयता केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है।